आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर का सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, इस समिति को परिभाषित कीजिए तथा समिति की विशेषताएं बताइए। हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं परंतु संस्थाओं के नहीं, इस कथन की विवेचना कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, संस्था की परिभाषा दीजिए, संस्था तथा समिति के भेद स्पष्ट कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन 3 क्वेश्चन में से आपके जो क्वेश्चन हैं वो इसके सारे आंसर इसी में तैयार हो जाएंगे और इस क्वेश्चन में आपके बहुविकल्पीय और शॉर्ट आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो आंसर हमारा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने भी मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु यह सतत प्रयत्नशील रहता है, परंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आपसी सहयोग के माध्यम से करता है। कैसे करता है वो अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति जो है वो आपसी सहयोग से करता है। समिति की उत्पत्ति भी पारस्परिक सहयोग के आधार पर होती है। ओके, इसके बाद हमारी हेडिंग है समिति का अर्थ एवं परिभाषाएं। इन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब एक समुदाय के कुछ सदस्य पारस्परिक सहयोग के आधार पर किसी संगठन का निर्माण करते हैं तो उसे समिति कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी मिल जाएगी आपको और लॉन्ग में तो आपको ये है ही। इसके बाद है मैकैबर तथा पेज के अनुसार, जब समिति की परिभाषा एक समूह के रूप में कर सकते हैं तो किसी एक हित अथवा अनेक हितों की सामान्य पूर्ति के लिए संगठित हुआ हो। बोगार्ट्स के अनुसार प्रायः किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने को क्या कहते हैं? हम समिति कहते हैं। अगला है आपका गिलिन के अनुसार, समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी विशिष्ट हित अथवा हितों के लिए संगठित होता है तथा मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत प्रणालियों और व्यवहारों द्वारा कार्य करता है। इसके बाद है आपका समिति की विशेषताएं अथवा आवश्यक तत्व। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला है हमारा मानव समूह। समिति का निर्माण एक व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब किसी भी मानव समूह का जो निर्माण होगा तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब कोई अकेले व्यक्ति इसका निर्माण या मानव समूह का निर्माण नहीं कर सकता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर समिति की स्थापना करते हैं। मतलब उस समिति में 2 व्यक्ति हों या 2 से अधिक हों तो ही वो क्या करेंगे, समिति की स्थापना कर पाएंगे। समिति के लिए मानव समूह एक आवश्यक तत्व है। किसके लिए आवश्यक तत्व है? समिति के लिए। अगला है आपका विचार पूर्वक स्थापना। समिति सोच विचार कर निर्मित किया गया एक संगठन है। विशेष उद्देश्य रखने वाले व्यक्ति एक साथ एकत्रित होकर उद्देश्यों के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हैं। इसके पश्चात समिति की स्थापना की जाती है। थर्ड है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। प्रत्येक समिति के कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जैसे विद्यालय हो गया आपका, न्यायालय हो गया, क्लब है, परिवार हो गया, राजनीतिक दल है, श्रम संघ है आदि अनेक प्रकार की समितियां विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती हैं। मतलब जो भी ये समितियां हैं इनका कोई ना कोई उद्देश्य है। फोर्थ है आपका ऐच्छिक सदस्यता। समाज में पाई जाने वाली अधिकांश समितियों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी समिति का सदस्य बनना या ना बनना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब व्यक्ति की इच्छा है वो किसी भी समिति का सदस्य बने या ना बने। ठीक है, जैसे उसका उदाहरण दिया हुआ है, विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल को छोड़कर
दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करते हैं। 5वां पॉइंट है हमारा अस्थायी स्वभाव। अधिकांश समितियां अस्थायी स्वभाव की होती हैं। इसका कारण यह है कि समितियां कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। मतलब जो भी समितियां बनाई जाती हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति होने पर समितियां भी समाप्त हो जाती हैं। 6 पॉइंट है हमारा नियमों द्वारा संचालित। समिति के व्यवस्थित संचालन के लिए कुछ नियमों का होना अत्यंत आवश्यक है। इन नियमों के द्वारा एक और सदस्यों के आचरण को नियंत्रित किया जाता है। मतलब जो सदस्य हैं समिति में, ठीक है ना, तो सदस्य क्या करेंगे, उनके जो नियम हैं उनको क्या करेंगे, उनके आचरण को नियंत्रित करेंगे। और दूसरी ओर प्रत्येक सदस्य को उसके पदानुसार कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है। मतलब जो जैसे पद पे है वो उसके अनुसार कार्य करेगा। इसके बाद अगली हेडिंग है हमारा संस्था। संस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मनुष्य की अनेक प्राणिशास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य ने अनेक विधियों, नियमों तथा कार्य प्रणालियों को विकसित किया है, जिसे संस्था कहते हैं। संस्था किसे कहते हैं, मतलब मनुष्य ने क्या करा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक विधियां हैं, जिसमें नियम है, आपका कार्य प्रणालियां हैं, उनको क्या करा, उसने विकसित करा है, जिससे हमने क्या कहा, संस्था कहा है। प्रत्येक समाज में अनेक संस्थाएं पाई जाती हैं। समाजशास्त्र में संस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है तथा इनका क्रमिक विकास एक निश्चित प्रक्रिया के आधार पर होता है। क्या होता है, इनका जो क्रमिक विकास होता है वो निश्चित प्रक्रिया के आधार पर होता है। इस प्रक्रिया में आने वाले जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे आपका आदत हो गया, जन रीति है, प्रथा, रूढ़ी, ढांचा, ठीक है। तो ये 5 इसमें आपके प्रक्रिया में 5 चरण दिए हुए हैं। संस्था प्रत्येक समाज की शक्तिशाली व्यवस्था होती है। मतलब किसी भी समाज की जो शक्तिशाली व्यवस्था होती है वो क्या होती है, आपकी संस्था होती है। इसके बाद संस्था का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सामान्य अर्थ में संस्था का तात्पर्य एक ऐसे संगठन से होता है जिसका स्वरूप मूर्त होता है, जैसे आपका विद्यालय हो गया, न्यायालय हो गया, क्लब, बाल समाज है, अस्पताल है आदि को जन साधारण संस्था के नाम से संबोधित करते हैं। किसके नाम से करते हैं, जन साधारण संस्था के नाम से संबोधित करते हैं। इस प्रकार सामान्य अर्थ में समिति को ही संस्था कहा जाता है। मतलब समिति को इसने क्या कहा है, यहाँ पे संस्था कहा है। समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्था से अभिप्राय उन पद्धतियों, विधियों तथा सर्वमान्य नियमों से होता है जिनके द्वारा मनुष्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। ग्रीन के अनुसार देखते हैं, एक संस्था अनेक जनरीतियों और रूढ़ियों का एक इकाई के रूप में ऐसा संगठन है जो अनेक सामाजिक कार्यों को करने में सहायक होती है। अगले हैं हमारे बोगार्ट्स। बोगार्ट्स के अनुसार एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको सुस्थापित कार्य विधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। ये किसने कहा है, ये बोगार्ट्स के अनुसार ये मत है। अगला है आपका आगवर्न, निमकॉफ। इन दोनों ने कहा कि कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। इसके बाद है आपका संस्था की विशेषताएं अथवा आवश्यक तत्व। तो इनको देखते हैं। पहला है आपका धारणा। किसी भी संस्था का विकास धारणा अथवा विचार के आधार पर ही होता है, ठीक है ना। अतः संस्था के मूल में धारणा का होना अनिवार्य है। यह धारणा ही संस्था को जन्म देने पर मूल प्रेरक शक्ति होती है। सेकंड है आपका उद्देश्य। मतलब क्या उद्देश्य है, संस्था का उद्देश्य निश्चित होता है। मतलब कोई भी संस्था है तो उसका उद्देश्य जो होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। उद्देश्य के आधार पर विभिन्न संस्थाओं की स्थिति व मूल्य आंका जा सकता है। थर्ड है आपका ढांचा। ढांचा संस्था का वह प्राण होता है। ये वे नियम अथवा कार्य प्रणालियां होती हैं जिनके आधार पर संस्था का कार्य चलता है तथा उद्देश्य की पूर्ति होती है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे हिंदू विवाह में सप्तपदी होता है, लाजा होम होता है, कन्यादान होता है, पाणी ग्रहण होता है आदि की व्यवस्था जो है हिंदू विवाह संस्था का ढांचा ही है।
अगला है आपका अभिमत एवं अधिकार। संस्था को समाज द्वारा अभिमत तथा अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके आधार पर संस्था की शक्ति बढ़ती है तथा उसमें स्वायत्त के तत्व का समावेश होता है। विवाह को सामाजिक अभिमति प्राप्त है तथा पति पत्नी का परस्पर एक दूसरे के ऊपर अधिकार होता है। ये क्या है? ये अभिमत एवं अधिकार में आ रहा है। अगला है आपका स्थिरता। संस्था में स्थिरता का तत्व भी आवश्यक रूप से पाया जाता है। विवाह को इच्छानुसार तोड़ा नहीं जा सकता। पारिवारिक संस्था से भी विच्छेद सरल नहीं है। ओके, इसके बाद में हम समिति और संस्था में अंतर देखते हैं। इस समिति और संस्था में अंतर क्या है? तो फर्स्ट समिति में देखते हैं। समिति में कहता है कि समिति मूर्त है क्योंकि यह व्यक्तियों का समूह है। संस्था में क्या कह रहा है? संस्था अमूर्त है क्योंकि यह नियमों और व्यवस्थाओं का संग्रह है। सेकंड है, समिति कह रहा है कि व्यक्ति समिति का सदस्य होता है एवं व्यक्तियों के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। संस्था में क्या है? संस्था की प्रकृति अमूर्त होती है, इसलिए व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं होता है। थर्ड है आपका, समिति अस्थायी प्रकृति की होती है, लेकिन संस्था जो होती है उसकी प्रकृति होती है वो स्थायी होती है। फोर्थ, समिति का निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। संस्था का निर्माण नहीं किया जाता, वरन यह आवश्यकताओं की पूर्ति है क्रमिक रूप से विकसित होती है। कौन से रूप में विकसित होती है? क्रमिक रूप में। फाइव है हमारा समिति में, समिति का आधार पारस्परिक सहयोग है। कैसा है? पारस्परिक सहयोग है, लेकिन संस्था सामूहिक क्रियाओं पर आधारित होती है। सिक्स है आपका, समिति का कोई ना कोई नाम अनिवार्य रूप से होता है। संस्था में प्रत्येक एवं महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, मतलब प्रत्येक और इसमें तत्व ही होते हैं केवल। इसका नाम समिति में कोई ना कोई नाम आपका अनिवार्य होता है। सेवन कह रहा है समिति का ढांचा अनिश्चित होता है और संस्था का निश्चित सामाजिक ढांचा होता है। मतलब इसका ढांचा जो होता है समिति का वो अनिश्चित होता है और संस्था का ढांचा जो होता है वो निश्चित या सामाजिक होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इसको देखते हैं जरा। मैकेवर तथा पेज ने कहा हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। उनके मतानुसार यदि हम किसी व्यक्ति को उसके संगठित समूह के रूप में विचार कर रहे हैं तो यह समिति है। यदि कार्य करने की पद्धति के एक स्वरूप का विचार कर रहे हैं तो वह संस्था है। ओके, समिति सदस्यता का बोध कराती है और संस्था एक पद्धति या सेवा के साधन का। मतलब समिति जो होती है वो आपकी सदस्यता का बोध कराती है और संस्था क्या कराती है? एक पद्धति या सेवा के साधन का बोध कराती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्था का रूप अमूर्त है, जो कि नियमों की व्यवस्था का एक स्थायी ढांचा है जिसका अनेक वर्षों के अनुभवों के आधार पर विकास हुआ है। इसके विपरीत समिति का निर्माण वर्तमान काल में ही किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। समिति उन व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी उद्देश्य विशेष के कारण संगठित होते हैं। इसके विपरीत संस्था विभिन्न नियमों, उपनियमों, विधियों तथा प्रणालियों द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और स्वयं विकसित होती है। समिति का निर्माण किया जाता है जबकि संस्था विकसित होती है। ठीक है, ये डिफरेंस में अंतर में समझाई चुके हैं। इसके बाद कह रहा है निम्न तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। फर्स्ट इसमें कह रहा है समितियां मूर्त होती हैं जबकि संस्थाएं अमूर्त होती हैं। किसी भी सामाजिक संगठन के दो पक्ष होते हैं, एक मूर्त पक्ष होता है, दूसरा कौन सा पक्ष होता है? अमूर्त। परिवार, विद्यालय, न्यायालय, श्रमिक संगठन, राजनीतिक दल आदि का जब हम व्यक्तियों के विचार से अध्ययन करते हैं तो यह मूर्त होता है, और जब हम विधियों, प्रणालियों, नियमों, पद्धतियों
आदि का अध्ययन करते हैं तो ये अमूर्त होता है। इनमें मूर्त स्वरूप वाले संगठन की समिति और अमूर्त स्वरूप के संगठन को संस्था कहा जाता है। समिति मनुष्यों का संगठन है। मनुष्य को देखा एवं स्पर्श किया जा सकता है, इसलिए मनुष्य मूर्त है। मूर्त मनुष्यों का संगठन भी मूर्त होगा, इस प्रकार समिति क्या है, हमारी मूर्त है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समितियों द्वारा अपनाए गए साधनों, तरीकों, कार्यविधियों, नियमों, कानूनों, प्रणालियों आदि को क्या कहा जाता है, संस्था कहा जाता है। ये सभी तत्व अमूर्त होते हैं, जिनको हम ना देख सकते हैं और ना हम स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब नियमों को क्या हम देख सकते हैं, कानून को थोड़ी देख पाएंगे हम। तो जो हमें हम नहीं देख पाते हैं और ना हम उन्हें स्पर्श कर पाते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, हमारे अमूर्त में। इन तत्वों को केवल अनुभव किया जा सकता है, इसलिए संस्थाएं अमूर्त होती हैं। इस प्रकार संस्थाओं का तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से न होकर विधियों एवं नियमों के समूह से होता है। व्यक्ति मूर्त होने के कारण अमूर्त विधियों के समूह का सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि संस्थाएं अमूर्त होती हैं, इसलिए हम संस्थाओं के सदस्य नहीं बन सकते। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इस तथ्य को निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा परिवार। परिवार का संगठन को सदस्यों को पूरा करने हेतु किया जाता है। हम परिवार के सदस्य होते हैं, हम मूर्त हैं, इसलिए परिवार भी मूर्त है। इसलिए परिवार एक समिति है, किंतु परिवार नामक संस्था विभाग के विभिन्न नियमों, विधियों, प्रणालियों, रीतियों, रूढ़ियों, प्रथाओं और आदि तत्वों से संचालित है। ये सब अमूर्त हैं, इसलिए हम इनके सदस्य नहीं हो सकते। ये सभी संस्था हैं। सेकंड है आपका अस्पताल। अस्पताल एक समिति है, क्योंकि डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, सफाई कर्मचारी, मरीज आदि इसके सदस्य हैं। इसके विपरीत जब अस्पताल शब्द संस्था के रूप में निकल चिकित्सा पद्धति तथा अनेक नियमों के रूप में संकेत करता है, तो वह अमूर्त होता है। व्यक्ति संस्था के रूप में चिकित्सा पद्धति का सदस्य नहीं हो सकता। सेकंड है आपका समिति एवं संस्था में अंतर संबंध। व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति का संगठन किया जाता है। उन उद्देश्यों की पूर्ति नियमों, विधियों, प्रणालियों द्वारा की जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। मतलब आपको इस क्वेश्चन में संस्था और समिति का डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। समिति तथा संस्थाएं विशेष उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। ये जो आपकी टेबल बनी हुई इसमें दिया हुआ है, इसमें एक कॉलम में समिति है, संस्थाएं हैं और आपका विशेष उद्देश्य है। जैसे परिवार है, परिवार की जो संस्था जैसे विवाह है, उत्तराधिकार है, घर है या जायदाद है। विशेष उद्देश्य क्या है, यौन संबंध हो गया, ग्रहण हो गया, निर्माण हो गया और संतानों उत्पत्ति हो गया। सेकंड आपका कॉलेज है। कॉलेज में आपका व्याख्यान दिया हुआ है, परीक्षा है, पद्धति है, डिग्री है, संस्थाएं जो हैं। विशेष उद्देश्य क्या होगा, शिक्षण है, आपका विशेष उद्देश्य है व्यवसायिक नौकरी। थर्ड आपका दे रहा है राजनीतिक दल। इसकी संस्थाएं क्या हैं, प्राथमिक इकाइयां हैं, दल का संविधान है। विशेष उद्देश्य है आपका कार्यालय, शक्ति और सरकारी नीति। इसका निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है, उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि संस्था समिति के बिना निर्जीव है। मतलब संस्था जो है वो समिति के बिना नहीं है या निर्जीव है, और समिति संस्था के बिना अस्तित्वहीन है, और जो समिति है उसका भी मतलब कोई अस्तित्व नहीं है संस्था के बिना। समिति और संस्था को पृथक नहीं किया जा सकता, वे परस्पर निर्भर और पूरक हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वो मैकएवर तथा पेज ने कहा या लिखा उन्होंने कि यदि किसी वस्तु पर एक संगठन और यह संगठित समूह के रूप में विचार कर रहे हैं तो यह समिति है। यदि कार्य करने की प्रणाली के रूप में तो वह क्या है, हमारी संस्था है।